अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी तक जो है हमने थर्मोडायनामिक्स के दो लॉ देखे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बियॉन्ड दिस थर्मोडायनामिक का एक और लॉ है जिसको हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। ये लॉ हमें क्या कहता है, इफ़ टू बॉडीज़ आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सम थर्ड बॉडी, कि हमारे पास दो बॉडीज़ ऑलरेडी हैं लेकिन दोनों ही सेम थर्ड बॉडी के साथ जो है अगर इक्विलिब्रियम में हो, देन दे आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ये दोनों बॉडीज जो है वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी हमारे पास। अगर हम इसकी एग्जांपल में बात करें तो हम कहते हैं सपोज टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी सी। हमारे पास जो है दो बॉडीज हैं ए और बी, और ये किसी भी जो है थर्ड बॉडी सी के साथ जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो हम कहते हैं कि फिर ए और बी भी जो है आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, दोनों में जो है डिफरेंस है टेम्परेचर का, तो जब हम उनको पास लाते हैं तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये दोनों बॉडीज़ जो हैं वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाती हैं। मींस ना उनमें जो है हीट ट्रांसफ़र हो सकती है एट अ टाइम, कि कुछ टाइम बाद ना उनमें जो है हीट ट्रांसफ़र हो सकती है ना लॉस हो सकती है। तो कोई तो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो है ये दोनों जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में चले गई हैं। सो वो प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। हमने कल भी पढ़ा था कि टेम्परेचर में हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस हाउ हॉट और हाउ कोल्ड इज़ अ थिंग। सो अब जो है हीट हमने कहा था कि अगर हम दो बॉडीज़ को जो है पास लाते हैं, एक जो है हॉट है और एक जो है कोल्ड है, तो आफ्टर सम टाइम हीट ट्रांसफ़र होगी और दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा हमारे पास। सो सेम यही जो है ज़ीरोथ लॉ की जो है स्टेटमेंट है हमारे पास। इस तरह से ये एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास जो है ए भी जो है सी के साथ कांटेक्ट में है और बी भी हमारे पास जो है सी के साथ कांटेक्ट में है, सो आफ्टर सम टाइम फिर हम कहते हैं कि ए और बी भी जो है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज़ आल्सो नाउन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको जो है इसके साथ भी कंपेयर किया जाता है, बल्कि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही कहा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने क्या कहा था कि इन विच एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी चेंजेस इट फॉर्म्स। सो इसको जो है इससे जो है हम समझ सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। इसकी स्टेटमेंट क्या है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इक्वल्स टू द नेट हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम माइनस द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, हम उस पर जो है हीट प्रोवाइड करते हैं उसको, तो वो हीट जो है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होगी, एक तो वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और दूसरा समहाउ उस सिस्टम पे हमारे पास वर्क डन होगा। या तो वो सिस्टम एक्सपेंड हो जाएगा या एक्सप्रेस हो जाएगा, और वो जो हीट है वो हमारे पास दो जो है चीज़ों में कन्वर्ट हो रही है। और अगर हम देखें कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, सो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। जितनी हीट हमने उसको प्रोवाइड की थी माइनस कितनी हीट जो है वर्क डन में लग गई है, सो इतनी हमारे पास जो है इंटरनल एनर्जी होगी। और अगर हम जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, सो Q इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू जो है हमने ये वो हीट है जो हमने सिस्टम को प्रोवाइड की है, और ये किस में चेंज हुई है, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी थी, फिर से हमने उसको हीट एनर्जी दी है, उससे उसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंजेस आई हैं, प्लस डब्ल्यू वर्क डन कितना हुआ है उस सिस्टम पे। इंटरनल एनर्जी हम किसको बोलते हैं, सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम। कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स और एटम में कितनी टाइप्स की एनर्जीज हो रही हैं, उनमें कितनी टाइप की मोशंस हो रही हैं। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की जो है वाइब्रेटरी मोशन होगी मॉलिक्यूल्स में, उनमें जो है ट्रांसलेशन मोशन होगी मॉलिक्यूल्स में, और कौन सी और रोटेशनल मोशन हो सकती है मॉलिक्यूल्स में हमारे पास। तो इन सारी एनर्जीज को जो है अगर हम सम करें तो ये सम ऑफ ऑल एनर्जीज इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। और इसको जो है ये चेंज हो जाती है कब, जब हम कोई भी जो है एक्सटर्नल हीट जो है अप्लाई करते हैं सिस्टम पे, प्लस वर्क डन लाजमी होता है हमारे पास। अब इस इक्वेशन से हम कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ कन्वेंशंस होती हैं। लाइक इफ़ नंबर वन में हम कह रहे हैं कि अगर उस सिस्टम में जो है हीट ऐड हुई है,
तो हमारे पास जो Q है, Q हमारे पास पॉजिटिव होगा, मीन्स हमारे पास कोई भी सिस्टम है, हमने उसको जो है हीट प्रोवाइड की है और वो सिस्टम में ऐड हो गई है। अगर हम उसी हीट को रिमूव कर रहे हैं सिस्टम से तो Q हमारे पास जो है वो नेगेटिव होगा। अब हमारे पास वर्क डन कब वो जो है पॉजिटिव होगा, अगर हमने जो है किसी सिस्टम पे हीट प्रोवाइड की है, उसकी वजह से वो सिस्टम जो है वो एक्सपेंशन में चला गया है, वो एक्सपैंड हो गया है, तो मतलब कोई ना कोई वर्क डन हुआ है हमारे पास, तो वर्क डन फिर हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगर जो है हमने जो है वर्क डन उस पर किया है, लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन उस सिस्टम की वजह से जो है, उस वर्क डन की वजह से वो जो सिस्टम है वो कंप्रेस हो जाए, तो वर्क डन हमारे पास जो है वो नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव में चला गया ना, उल्टा काम हो गया, वर्क डन उल्टा हो गया। सो अब जो है इंटरनल एनर्जी जो है, इफ़ डेल्टा यू ग्रेटर देन ज़ीरो, ये पॉजिटिव कब होगी, इफ़ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज, कि अगर हमने हीट प्रोवाइड की है और उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है। और डेल्टा यू हमारे पास नेगेटिव कब होगा, इफ़ इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज, और हमारे पास जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाए, अगर हम फर्दर जो है उसको हीट या हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो है इस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या पता चले हैं, दिस लॉज अप्लाइज टू ऑल फेजेस ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सबके लिए जो है पॉसिबल है। जीरोथ लॉ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ में हमने जो है थर्मल इक्विलिब्रियम, और थर्मल जो है हमने कहा था हीट, और हीट से जो है हमने टेम्परेचर की बात की थी। सो जीरोथ लॉ जो है ये हमें टेम्परेचर के बारे में बताता था। फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, और जो फर्स्ट लॉ है ये हमारे जो है टोटल सम ऑफ ऑल इंटरनल एनर्जी हमें बताता है। फ्रॉम दिस वी गेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट वर्क डन फ्रॉम एनी मशीन विदाउट गिविंग एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इट। तो इससे जो है फर्स्ट लॉ से हमें ये भी पता चला है कि अगर हमें जो है किसी मशीन से जो है कुछ आउटपुट लेना है तो उसके लिए हमें उसको हीट या उसको कोई इनपुट देना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज आइदर बाय सप्लाइंग हीट और बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और बोथ। तो अगर जो है हमें उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना है तो हमें जो है या तो उसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी या कोई भी वर्क डन करना पड़ेगा सिस्टम पे। आगे जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। नंबर वन इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हमने पहले भी पढ़ा होगा, जिसमें हम कहते हैं इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर जो है हम यही वाली इक्वेशन ले रहे हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, एज यू इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यू को जो है हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी जो सिस्टम का टेम्परेचर है या वो इस इंटरनल एनर्जी का या वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सो इसमें हमने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारे पास, तो डी यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास जो है डी क्यू इज़ इक्वल टू डी डब्ल्यू, मतलब हम सिस्टम पे जितनी भी हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, या अगर हम सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं तो वो हमारे पास सारा वर्क डन जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव्स द सिस्टम, क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, कि सिस्टम में जो है इनफ हीट है, अब ना हीट और एंटर हो सकती है ना लीव कर सकती है। सो इसमें क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो है हमारे पास, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वेशन थी, यहाँ पर डी क्यू हमने ज़ीरो कर दिया, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, कि हमारे पास जितनी भी फिर इंटरनल एनर्जी होगी वो वर्क डन में चली जाएगी, या अगर हम जो है उस सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं तो जो है वो सारा वर्क डन हमारे पास इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। व्हेन अ गैस एक्सपेंड डी डब्ल्यू इज पॉजिटिव, और डी डब्ल्यू पॉजिटिव कब होगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब जो है कोई सिस्टम या गैस जो है वो एक्सपेंड हो रहा होगा। थर्ड इज आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें हम क्या कहते हैं, इन विच वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट और फिक्स्ड, जिसमें जो है वॉल्यूम हमारे पास फिक्स्ड रहता है, डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम कह रहे हैं कि v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो w इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हमारे पास कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी है w इज इक्वल टू पी डी वी, तो यहाँ पर अगर हम v ज़ीरो कर रहे हैं तो w हमारे पास जो है ज़ीरो हो जाएगा। सो अगर हमारे पास किसी सिस्टम में वॉल्यूम फिक्स्ड है सो वर्क डन हमारे पास नहीं होगा, फिर हम जितनी भी हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी जो है जस्ट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी हमारे पास। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू, ये जितनी भी इंटरनल एनर्जी है वो सब की सब हमारे पास जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें हम क्या कहते हैं, इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये वो प्रोसेस है जिसमें जो है सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहना है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट।
तो जब हमने ये वाली इक्वेशन देखी है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी टर्म हमारे पास प्रेशर से रिलेटेड नहीं है, ना ही क्यू, ना ही यू, ना ही डब्ल्यू। तो इनमें से कोई भी जो है टर्म हमारे पास इससे रिलेटेड नहीं है। पी हमारे पास जो है फिर कांस्टेंट रहता है। सो ये जो है आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हमारे पास फिर पी होगा वो ज़ीरो होगा, और वो इस जो है इक्वेशन हमारे पास एज इट इज़ ही होगी कि अगर हम हीट जो है प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी।